तो स्वागत है आपका इस सीरीज के 14th लेक्चर में। होपफुली पहले के लेक्चर आपने बहुत अच्छे से देख लिए हों। सो एवरीबॉडी, अभी तक टोटल 13 लेक्चर आ चुके हैं इस सीरीज में। इंट्रोडक्शन को लेकर टोटल 14 चैप्टर, राइट। तो हमने क्या किया कि सारे के सारे टॉपिक वाइज लेक्चर किए, लेकिन वो सारे क्वेश्चन जो किसी टॉपिक में एडजस्ट नहीं हो रहे थे, तो उसके लिए अभी ये पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट आएगा मिसलेनियस टॉपिक के नाम से। तो इसको भी अपन 1 बाय 1 मास्टर कर लेंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, बाकी बातें करेंगे लेकिन लास्ट में। ये कुछ डिटेल मेरे बारे में आपको मालूम ही है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट लास्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि अगर आपको या फिर आपके भाई बंधु सखा मित्र किसी को भी पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत है, इन दैट केस यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। देखो, मेरे को पढ़ाते हुए और काउंसलिंग करते हुए इतना ज्यादा टाइम हो गया, आप देख ही सकते हो। यहाँ पे मैंने एक बात नोटिस की कि एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम वास्ट सिलेबस या फिर डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर नहीं है, एग्जाम नहीं है। मेन प्रॉब्लम है आपकी कि बैकग्राउंड में जो चीजें दिमाग में आपके चल रही होती है ना, जो हैम्पर कर रही होती है, जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन जो है हैम्पर होता है। तो अगर आप पेरिफेरल या फिर बैकग्राउंड में जो प्रॉब्लम चल रहा उसको अगर आप खत्म कर देते हो ना, पर्सनल प्रॉब्लम हुआ या फिर किसी चीज को लेकर फैमिली प्रॉब्लम, दोस्तों के साथ अनबन, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हो सकती है प्रॉब्लम, है ना। तो अगर आप उसको क्लियर आउट करते हो ना, तो अपना पढ़ाई में या फिर प्रिपरेशन में 100% दे पाते हो और आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन जो है उसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बोलो एकदम क्लियर हुआ। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से मैंने स्टार्ट किया क्या, काउंसलिंग करना बच्चों। तो होपफुली अगर आपको भी जरूरत हो तो यू कैन कनेक्ट विद मी व्हाइल फिलिंग द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। अब ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको मालूम ही है, तो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सो एवरीबॉडी, कॉपी कलम लेकर बैठना है, मार्क करना है फ्रॉम 1 to 17 इन योर कॉपी। 3 कॉलम बनाने हैं। 3 कॉलम क्यों? क्योंकि हमारा देखो पर्पज केवल सॉल्व करना नहीं है, एनालिसिस करना, डेटा फैक्ट इकट्ठा करना नहीं है, साथ में आपके अंदर एक मेथड डेवलप करना, ये पर्पज है इस पूरे के पूरे सीरीज का, है ना, अप्रोच डेवलपमेंट। सो एवरीबॉडी, 3 कॉलम बनाना है। पहले में सीरियल नंबर लिखना है, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 17 तक। दूसरे में ऑप्शन लिखना है। तीसरे में अप्रोच लिखना है। अब ध्यान समझिए करना क्या। जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखाऊं, पूरा क्वेश्चन दिख गया तो मैं उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूं, सच दैट आपका थोड़ा टाइम बचे, राइट। तो आपको क्या करना है, जैसे ही पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख जाए, वीडियो को पॉज करना है। आपको जो भी उसका उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लगता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पहले क्वेश्चन का आपको लगता है ए होगा सर, तो लिख दो ए, कोई दिक्कत नहीं। अब अप्रोच देखो, अगर आपका सही हुआ तो उसको टिक करो, अगर गलत हुआ तो क्रॉस करो। लेकिन अप्रोच अगर सही हुआ तो ऐसे टिक करो, और अगर अप्रोच गलत हुआ तो ऐसे क्रॉस करो। अब मान लेते हैं ये 17 क्वेश्चन है, 17 में से मान लो कि 8 क्वेश्चन आपने सही किया, लेकिन 8 में से केवल 5 सही अप्रोच से किया, बाकी 3 में ऐसे ही तुक्का मारा था। मतलब उसमें कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं लगाई थी आपने, ऐसे ही बस रैंडम टिक कर दिया कि नहीं नहीं मेरे को लग रहा है ना। क्यों? क्योंकि आपकी गट फीलिंग बोल रही है कि नहीं नहीं यही होगा। तो एवरीबॉडी, ऐसी चीज को तुक्केबाजी बोलते हैं, जो कि बिल्कुल प्रमोट नहीं करता मैं, और कोई भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपके अप्रोच डेवलपमेंट को धूमिल करता है, समझ रहे हो क्या। जैसे ही हम ऑब्जर्व करते हैं ना कि हम 3 क्वेश्चन गलत किए तो क्यों किए, अगली बार से इसको ध्यान रखेंगे, वैसे ही आपका जो अप्रोच डेवलपमेंट है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिकल गेसिंग है, वो बेहतर होता है। और वही हमारा पर्पज है इस थ्रू आउट दिस सीरीज। और बाकी जितने भी इस पूरे चैनल पे आपको लेक्चर मिलेंगे, सब में ये बात मैंने बोली है। होपफुली आपको क्लियर है क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, ठीक। पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा क्लियर, तीसरा और चौथा भी क्लियर। पांचवा, देखो, यू आर गोइंग टू बी ब्यूरोक्रेट ऑफ दिस कंट्री, इसलिए आपके अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। कहोगे सर कैरेक्टर तो वैसे ही बहुत अच्छा है, आप पढ़ाओगे, सिलेक्शन करवाओगे, उतना इनफ है। नहीं एवरीबॉडी, अगर आप टॉप पे पहुंच गए, अपने साथ साथ समाज सोसाइटी का बेहतर ना कर पाओ, भला ना कर पाओ, और भले की जगह बुरा करो, तो उससे घटिया चीज नहीं हो सकता। दैट्स वाई एज अ टीचर, एज अवेयर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मेरा ये दायित्व बनता है, मेरा ये फर्ज बनता है कि आपके अंदर अगर एक क्वालिटीज भी मैं डेवलप कर पाऊं तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होगी। ओके, तो इसी पर्पज से 2 सिस्टम मैंने स्टार्ट किया, एक तो क्रेडिट सिस्टम और दूसरा साइंटिफिक टेम्परामेंट। अब ये दोनों का बेसिक चीज है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, सीखते आ रहे हो, लेकिन बात वही है ना कि हनुमान जी को भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे याद दिलाना पड़ा था कि आपकी शक्तियां क्या क्या है, बोलो हाँ ना। सेम मैनर में आपके अंदर आपको ये सारी चीजें पता है, लेकिन एक रिमाइंडर आपको यहाँ पे मिल रहा है, सच दैट कि आपको ध्यान रहे कि हाँ आप ये सारी मेहनत, इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हो, राइट। चलो अब समझा देता हूँ ये दोनों सिस्टम क्या है, समझो। कोई भी काम करो, कल को आप ब्यूरोक्रेट बनते हो या फिर आज प्रिपरेशन करते हो, कोई भी काम करो एवरीबॉडी, प्रिपरेशन हुआ, कोई काम हुआ, उसमें क्रेडिट सिस्टम को आपको फॉलो करना है। क्या है क्रेडिट सिस्टम? कि उस काम में आप कंसिस्टेंट रहो, रियल रहो, ऑथेंटिक रहो, डिसिप्लिन मैनर में रहो, पूरी तरीके से अटेंटिव रहो और ट्रांसपेरेंसी दिखाओ। ये है क्रेडिट सिस्टम। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या बोलता है
देखो कोई भी चीज हुआ उस पर क्वेश्चन करो, नहीं समझ आया तो क्या क्वेश्चन करोगे, भैया मेरे को नहीं समझ आया, है ना, भाभी मेरे को नहीं समझ आया, जो भी सामने है उससे क्वेश्चन करो। जैसे ही जवाब मिलता है उसको आप टेस्ट करो, कैसे ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट करके, बोलो हाँ ना, कि क्या जो हमसे हमने क्वेश्चन पूछा था वही चीज मिला। पता चला आपने पूछा कि, मान लेते हैं आपने पूछा एक क्वेश्चन कि 2+2 कितना होता है, किसी ने कहा कि देखो एक बहुत पुराने जमाने की बात है, एक इंसान जंगल में गया, वहां पे उसे एक लोमड़ी मिली, उससे वो बात करना स्टार्ट कर दिया, मतलब फालतू की कहानियां बता रहा आपको, समझ रहे हो क्या, तो उसका कोई मतलब रह नहीं गया। तो इसलिए आपको टेस्ट करना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चन आपने पूछा था लेजिटमेट आंसर है कि नहीं। बोलो एकदम क्लियर। अब फिर जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसको एनालाइज करना है कि भाई अगर आपको 100 चीजें मिली लेकिन काम की 10 चीजें हैं, तो भाई 10 को रखो ना, 90 को मारो गोली, मतलब मारो गोली इन द सेंस वायलेंस नहीं करना है, कहने मतलब उसको साइड में हटाओ, 10 काम की चीज को रखो और बाकी को हटा दो, है ना। और बाकी जब ये 10 अच्छी चीजें ले लिया आपने, आपको लगता है कि अच्छी चीजें हैं, आपकी बेनिफिशियल है, अगर किसी और को बेनिफिट करता है तो भाई उसके साथ शेयर करो ना, उसको बताओ, सिखाओ, घर में सिबलिंग्स हैं, है ना, या फिर क्लोज वन है तो उनको बताओ कि भाई देखिए ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अच्छी है, तो तू भी इसका फायदा ले सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि इस चैनल के बारे में आपको लगता है अगर अच्छा है, फायदा बेनिफिट आपका हो रहा, तो आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। हाँ आई नो कि एक वाहियात तरीका है प्रमोट करने का, लेकिन एग्जांपल देना था, मैंने दे दिया, होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लास्ट में एवरीबॉडी आपको ओपन माइंडसेट रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कल को कोई ऐसा इंडिविजुअल मिला जिसका ओपिनियन, जिसका प्रोस्पेक्टिव आप जैसा नहीं है, आपके अगेंस्ट में है, तो ऐसा नहीं कि उससे लड़ने बैठ जाओ, नहीं भाई, उससे भी अपन सीखेंगे, जानेंगे उसका क्या प्रोस्पेक्टिव है, उसका क्या ओपिनियन। क्यों? क्योंकि बहुत बार, क्या हर बार ऐसा ही होता है कि आप कुछ भी नहीं जानते हो, मतलब बहुत कम जानते हो, इसलिए हमेशा दोनों कान खुले रखिए, मुंह को थोड़ी देर बंद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। कहते हैं ना कि दो कान इसलिए मिले हैं कि सुन ज्यादा सके, मतलब दूसरों से हम ज्यादा सीख सके। बोलो क्लियर है क्या? तो ये है ओपन माइंडनेस, कि हमें इतना ओपन माइंड होना है सच दैट हम अपोजिट चीजों को भी सीख पाए, समझ पाए, जान पाए, एक्सेप्ट कर पाए। इज दैट क्लियर? गुड एवरीबॉडी। लास्ट में अभी एक और बात बोलनी है आपसे, दैट इज मेक श्योर टू चेक अदर सब्जेक्ट PYQ। मतलब कि इस चैनल में आप जाओगे ना, अगर चैनल को विजिट करो तो उसमें आप देखोगे कि हर एक सब्जेक्ट का मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है, प्रॉपर एकदम सिस्टमेटिक वे में, है ना, एकदम लेक्चर वाइज। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा है, पूरा का पूरा आपको मिलेगा कोर्सेज। तो आप उनको चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका एक आध महीना बचा है एग्जाम और आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, प्रैक्टिस भी हो चुका है, तभी जाओ, अदरवाइज अगर इनफ टाइम है आपके पास तो बिल्कुल एक एक चीज करके क्लियर कर लो, ये सारा का सारा सब्जेक्ट जो कि आपको इस चैनल में मिल जाएगा। बोलो एकदम क्लियर? गुड। आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। देखो मिसलेनियस है। क्या है टॉपिक? मिसलेनियस, मतलब रैंडम क्वेश्चन होंगे, तो अगर कहीं पे ना कर पाओ, अगर स्कोर कम आए तो बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई मिसलेनियस है, सबके साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो देखो, देवी चंद्रगुप्तम, याद कीजिए, विशाख दत्त, है ना, इन्होंने लिखा था। विशाख दत्त किधर है? इधर कोई नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, तो पहला तो हो नहीं सकता। पहला नहीं हो सकता तो कौन? डी तो नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हमीरा महाकाव्य नए चंद सूरी साहब ने लिखा था, बिल्कुल ठीक है। कैसे पता? नॉलेज बेस्ड है ऑलरेडी। मिलिंद पन्हो सबको पता है क्या, मिनिंदर और नागसेन का डिस्कशन है, या फिर क्वेश्चन ऑफ मिलिंद के नाम से भी मिलिंद पन्हो को जाना जाता है। नागार्जुन ने लिखा था, बिल्कुल सही है। तो दूसरा सही, तीसरा सही। चौथा बोला नीति वाक्य मृतम, या नीति वाक्य मृत, इसने लिखा था, सोमदेव सूर्य ने लिखा था, बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। दूसरा तीसरा चौथा फैक्चुअल नॉलेज है, आपको ध्यान होना चाहिए, सी हो जाएगा करेक्ट। अब देखते हैं डिटेल में क्या क्या है ये चीजें। ओके, पहला देखो इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि देवी चंद्रगुप्तम को किसने लिखा है? विशाख देव या फिर विशाख दत्त ने लिखा है। क्या है? एक संस्कृत प्ले, बस इतना ध्यान में रखना है। अगला कि हमीरा महाकाव्य एक 15th सेंचुरी का इंडियन संस्कृत इपिक किसने लिखा है? जैन स्कॉलर नए चंद सूरी। इतना ध्यान रहेगा आपको। क्या 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 कि हमीरा महाकाव्य 15th सेंचुरी इंडियन संस्कृत इपिक और रिटन बाय जैन स्कॉलर, ये भी ध्यान में रखना है कि नए चंद्र सूरी, इतना ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मिलिंद पन्हो आपको मालूम है, क्वेश्चन ऑफ मिलिंद, किंग मिलिंद भी जानते हैं, या फिर द डिबेट ऑफ किंग मिलिंद के नाम से भी जानते हैं। फेमस पाली बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ध्यान है पाली भी, क्यों? क्योंकि पूछ लेता है कि कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है मिलिंद पन्हो। बोलो हाँ ना। किसके द्वारा? बाई नागसेन, इनको नागार्जुन भी बोलते हैं। बोलो हाँ ना। तो बस इतना इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना। चाहो तो आगे भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो एकदम बेयर मिनिमम है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उतना ध्यान होना ही होना चाहिए आपको। क्योंकि आप भी ऐसे सारा पढ़ तो लोगे, लेकिन याद ही नहीं होगा क्या मतलब हुआ उसका। बोलो हाँ ना। इसलिए थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन एकदम सॉलिड तरीके से पढ़ो, सच दैट उसको रिकॉल भी कर पाओ।
तो देखो इनका नाम नोट करो, सोमदेव सूरी क्या थे, एक साउथ इंडियन जैन मॉन्क। क्या लिखोगे, साउथ इंडियन जैन मॉन्क। कब, 10th सेंचुरी सी में। उन्होंने लिखा नीति वाक्यमृतम। ठीक है, इसका मतलब होता है नेक्टर ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। अच्छा, ये ध्यान रखने का क्या मतलब हुआ कि भाई अगर इसका डिस्क्रिप्शन आ जाए क्वेश्चन में तो आप कर पाओ। बोलो एकदम क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इन मिडिवल इंडिया द टर्म फनम, फनम क्या होता था एवरीबॉडी, मिडिवल इंडिया में क्वाइंस होता था। इवन आज भी साउथ में इसी नाम से जानते हैं, फनम नाम से मनी को। ठीक है, क्वाइन को। देखो, फनम क्वाइन वेर द रेगुलर यूनिट ऑफ करेंसी इन मिडिवल त्रवणकोर एंड अपीयर टू हैव बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर ट्रेडिंग इन द रीजन ऑफ साउथ इंडिया। ठीक, और फनम और पनम दो टर्म है जिसका लिटरल मीनिंग होता था मनी, और अभी भी सिनोनिम्स की तरह यूज किए जाते हैं वेल्थ इन केरला और तमिलनाडु नेटिव लैंग्वेज में। अगर वहां के कुछ बच्चे अगर देख रहे होंगे तो उनको मालूम होगा फनम और पनम जो है क्वाइन का मतलब होता है। ठीक, नेक्स्ट, भूल जाओ, सभी को पता है कि न्यूलिथिक साइट है। क्या है, नियोलिथिक साइट। देखो इधर न्यूलिथिक मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा तो हो नहीं सकता पहला। ठीक, न्यूलिथिक साइट है एवरीबॉडी। पहला नहीं हो सकता तो पहला नहीं हो सकता, पहला नहीं हो सकता, बचा तीसरा या दूसरा और तीसरा। तो चंद्र केतुगढ़ कोलकाता के पास एक जगह है, कोलकाता वेस्ट बंगाल, जहाँ पे टेराकोटा आर्ट मिला था। बिल्कुल सही है, बहुत सारे। गणेश्वर जो है वहां पे 5000, गणेश्वर कहाँ पे है, राजस्थान में। तो राजस्थान आपको पता है कॉपर का हब है, तो वहां पर जियोग्राफी में ऑब्वियस आप पढ़ते हो, वहां पे आपको 5000, कितने, 5000 कॉपर के आर्टिफैक्ट मिले थे। तो बिल्कुल सही है एवरीबॉडी, दूसरा भी और तीसरा भी। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, दूसरा और तीसरा। डिटेल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि पहले को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि बुरजाओ जम्मू कश्मीर में एक नियोलिथिक साइट है, पता ही है हमें। दूसरा, चंद्र केतुगढ़ जो है एक साइट है वेस्ट बंगाल नियर कोलकाता। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन द प्लेस डेट बैक टू 3rd सेंचुरी एडी। ठीक है, प्री मौर्यन ईरा में। इतना जानना जरूरी नहीं, बस ये समझो कहाँ पे है और कब का है। ठीक, अगला तीसरा पेयर करेक्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 5000 कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले। कहाँ पे, गणेश्वर, जो कि है फेमस साइट इन खेतरी बेल्ट इन राजस्थान। इतना ध्यान रहेगा क्या आपको। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, डरना बिल्कुल भी नहीं। 1 बाय 1 सारा कुछ करेंगे। जहाँ पे लॉजिक काम करेगा वहां पे लॉजिक लगाएंगे, जहाँ पे फैक्ट्स काम करेगा, नॉलेज काम करेगा, वहां पे नॉलेज लगाएंगे। अच्छा, अगर नॉलेज नहीं हुआ तो भाई सीखेंगे फिर। बोलो हाँ ना, सच दैट अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाए खुद को। आगे क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है। पहला, सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द जेस्यूट ऑर्डर। बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। तो ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, आपको ध्यान में रखना है। सेंट फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड द चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। बिल्कुल गलत, वो गोवा में नहीं मरा था एवरीबॉडी। कहाँ पे, गोवा में नहीं मरा था। एक्चुअल में क्या हुआ कि वो इंडिया से निकल के चाइना जा रहा था, तो चाइना में एंटर कर रहा था और उसको एंटर नहीं करने दिया, और उसी के कोस्ट पे वो मर गया। ऐसा नहीं कि एंटर नहीं करने दिया इस वजह से मर गया, मतलब कुछ हुआ होगा इस वजह से वहां पे कोस्ट पे ही, मतलब कि कोस्ट लाइन जो होती है चाइना का, वहीं पे मर गया। दूसरा नहीं होगा, तो दूसरा नहीं होगा तो देखो ऑप्शन से आ गया हमारा ऑप्शन सी। क्या, पहला और तीसरा। तो तीसरा क्या है, द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट, तीसरा सही है। आपको नहीं मालूम था, ऑब्वियस है बहुत सारे लोगों को ऐसे फैक्चुअल नॉलेज नहीं मालूम होते, तो आपको ध्यान में रखना है सच दैट आगे अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप कर पाओ। बोलो एकदम क्लियर है क्या। जो मैंने बताया वही दूसरा है कि ही डाइड ऑन द आइलैंड ऑफ सेंसियन, जिसको अभी ऑफ द चाइनीज कोस्ट है, व्हाइल ट्राइंग टू गेन एंट्रेंस टू चाइना व्हिच वाज देन क्लोज्ड फॉर फॉरेनर्स। और बाकी एवरी ईयर फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस सेलिब्रेट किया जाता है गोवा में, कब, 3rd ऑफ दिसंबर को। बोलो यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अजंता, सॉरी इज करेक्ट। तो ये बड़ी 4 स्टेटमेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। अजंता केव लाई इन दी जॉर्ज ऑफ वगोरा रिवर। बिल्कुल सही है, अगर कभी आप गया हो, मैं तो कई बार जा चुका हूँ। तो अभी रुक जाओ, इसमें आते हैं, पहले बाकी देख लेते हैं ऑप्शन। सांची स्तूपा लाइज इन दी जॉर्ज ऑफ चंबल रिवर। बिल्कुल गलत है, चंबल नहीं, ये बेतवा होना चाहिए। कौन सा, बेतवा रिवर है बड़ी। और पांडुलेन, पांडुलेन को नासिक लेन भी बोलते हैं बड़ी। याद कीजिए क्वेश्चन हमने किया था नासिक अजंता इलोरा, है ना, नासिक लेन। केव सीन लाई इन दी जॉर्ज ऑफ नर्मदा, नर्मदा नहीं है एवरीबॉडी, आई थिंक तापी है। तापी नहीं, एक बार देख लेंगे इसको, रुक जाओ, कंफ्यूजन है तो इसलिए नहीं बताएंगे। अमरावती स्टूपा लाई इन दी जॉर्ज ऑफ गोदावरी नहीं, ये होगा कौन सा, कृष्णा रिवर आई थिंक, देख लेते हैं। ओके, ये देखो पहला, द रॉक कट केव ऑफ अजंता लाइन वगोरा रिवर वैली। रिवर वैली समझते हो आप ना, उसी को जॉर्ज बोलते हैं नियर अजंता विलेज इन दी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। आपको पता है मैं कई बार जा चुका हूँ। अच्छा, सोचा इमेज दिखा दूं क्या आपको, है ना, जो मैं गया था, और मजा आ जाएगा आपको, राइट। मेरे कैमरे से खींची हुई कुछ फोटो अगर आप देख लोगे तो ज्यादा मजा आएगा, है ना।
वैसे गूगल पे तो बाकी सारी चीजें देख ही लेते हो आप। चलो 1 मिनट बस दीजिएगा, देख लेता हूँ, मिल जाए तो। फोल्डर बना के रखता हूँ मैं हर जगह का, आप जानते हो थोड़ा बहुत है ना, छोटा मोटा ट्रेवलर तो मैं भी हूँ। और फोटोग्राफी भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, वो आप बाद में जज करना जब मैं दिखा दूंगा। जस्ट अ मिनट। ओके, ये देखो, दिख रहा क्या आपको? अरे बोलो हाँ ना। तो एवरीबडी ये है क्या? अजंता केव। लेफ्ट साइड में देखो अजंता केव दिख रहा, बीच में जो है ये वैली है, कौन सा? भगोरा रिवर की वैली है, जिसपे ये पुल बना है ना, सीधे दिख रहा आपको? ये देखो, ये जो पुल बना है उसके नीचे कौन सी वैली जा रही है? भगोरा रिवर। अब उधर से लोग आ रहे हैं, देखो उधर एकदम सामने दिख रहे हैं क्या? ओके, ये देखो इधर से लोग आ रहे हैं, उस साइड से एंट्रेंस उस साइड में है, और उधर से लोग आ रहे हैं इधर की तरफ लेफ्ट साइड में, जो कि है सारे के सारे अजंता की केव। आगे बढ़ते हैं। ये देखो अंदर का कुछ दृश्य यहाँ पे है ना, लेफ्ट साइड में सारे के सारे आपको दिख रहे होंगे, केव बनी हुई है, नंबरिंग है उनका। यहाँ पे एक व्यू आपको बहुत बढ़िया से दिख रहा होगा, दिख रहा ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी तो आपने देख ही लिया, राइट? ओके, ये देख सकते हो आप, पेंटिंग कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है ना। तो इसलिए जब भी आप जाते हो ना, तो चलो मैं क्या करता हूँ, मैं तो देखता ही हूँ, साथ साथ फोटो भी खींच लेता हूँ, सच दैट बाद में अगर विजिट करना हुआ, आप लोगों को भी दिखाना होगा, तो ऐसे करके दिखा सके। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर है एवरीबडी। ज़्यादा फोटोज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पता चला प्रिपरेशन छोड़ के आप भागे कहाँ पे गए कि चलो चलो अजंता, चलो इतना बढ़िया चीज़। अच्छा, एक प्रो टिप है आपके लिए कि जब भी जाना वहाँ पे अजंता, तो मानसून सेशन में जाना। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, हरियाली हरियाली वजह से। आगे बढ़ते हैं, होपफुली पहला आपको क्लियर है। दूसरा, सांची लाई इन दी अपलैंड प्लेटू रीजन जस्ट वेस्ट ऑफ बेतवा रिवर। ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। ऐसा क्यों? पांडुलेन, जिसको हम कॉम्प्लेक्स, पता ही है, नासिक के भी बोलते हैं, गोमती रिवर के पास में है। ठीक है, पांडुलेन इज ऑल्सो नोन एज नासिक केव, पता ही है आपको। डी गलत है। क्यों? क्योंकि अमरावती स्तूपा इज लोकेटेड इन दी जॉर्ज ऑफ कृष्णा रिवर। एवरीवन, कहीं पे अगर कंफ्यूजन आपको लगे ना किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जस्ट 1 मिनट लगता है, गूगल कर लिया करो, खत्म हो जाएगा। बोलो क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 21 फरवरी इज डिक्लेयर टू बी द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। बिल्कुल गलत है, यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था। माफ कीजिएगा, टंग ट्विस्टर हो जाता है मेरा, इतनी सारी चीजें लगातार बोलते बोलते हैं ना, ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए माफी। तो यूनेस्को ने सॉरी डिक्लेयर किया था, तो इसलिए पहला क्या हो जाएगा? गलत। पहला गलत, तो आई और सी गया, बचा बी और डी। तो डिमांड दैट बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एवरीबॉडी याद कीजिए, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान पहले था, तो ऑब्वियस लॉजिक भी बनता है वो ऐसा होने का। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, मैंने बता ही दिया आपको, है ना। चलो, अच्छा ये देखो ध्यान से, एक और स्टेटमेंट इसमें आपको ध्यान में रखना है कि आइडिया टू सेलिब्रेट इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे या इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे वाज इनिशिएटिव ऑफ बांग्लादेश। देखो, एक वो है जो है ऐसा फैक्ट है जिसपे आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन इसको आपको ध्यान में रखना है। इट वाज अप्रूव एट 1999 इन यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस एंड हैज बीन ऑब्जर्व थ्रू आउट द वर्ल्ड सिंस 2000। ओके, दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपको पता ही है, बता ही दिया मैंने। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू इंडिया द टर्म हल्बी, हो और कोई, ये ध्यान से रखना है एकदम। क्यों? क्योंकि कल को इसी चीज को, हो को यूज करके हुए कोई और क्वेश्चन बना दे, तो अगर आपने यहाँ पे पढ़ा कि हल्बी, हो और कोई क्या है, ट्राइबल लैंग्वेज है, वहां पे अगर जस्ट हो पूछ लिया क्या है तो आप बता पाओ। तो इस तरीके से एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन जो है एनालाइज करना है यूपीएससी का, आपको मालूम है, ये बेसिक चीज है। लेकिन आपको मुझे मालूम है कि आपको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं बार बार बताता हूँ, सच दैट आप भूल ना जाओ कि मेन पर्पज क्या है हमारे पूरे के पूरे सीरीज का। केवल एमसीक्यू सॉल्व करना नहीं, बल्कि डिटेल में एनालिसिस करके बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करना, सच दैट उसको इंप्लीमेंट करके हम बेहतर स्कोर कर पाओ प्रीलिम्स में। बोलो एकदम क्लियर? गुड। तो देखो, हल्बी ऑल्सो नोन एज बस्तरी, ईस्टर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज है एंड स्पोकन बाय ट्राइब्स अक्रॉस द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। देवनागरी में लिखा जाता है, उड़िया स्क्रिप्ट में। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, वैसे ही जानते रहो क्या है। अगर ऑब्वियस से ज्यादा जानना है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, मतलब कैपेसिटी नहीं होती इतना रटने की बहुत सारे लोगों का, इसलिए मेन मेन पॉइंट में जस्ट मार्क करा। हो क्या है? एक ट्राइबल लैंग्वेज है जो कि वारंग चिटी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। कुई क्या है? एक साउथ ईस्टर्न ड्रेवेनियन लैंग्वेज स्पोकन बाई कंधार्स। ठीक, इतना ध्यान रहेगा आपको। आगे बढ़ जाते हैं। ये बोल रहा कि
चलिहा साहिब फेस्टिवल और नंदाराज जाट यात्रा और वारी वरकारी। एवरीबॉडी, वरकारी जो होते हैं ना, वरकारी एक्चुअल में एक, ये देखो, वैष्णव ट्रेडिशन के लोग होते हैं। समझ रहे हो क्या वरकारी कौन होते हैं? अभी सर्च किया, वैष्णव ट्रेडिशन के लोग होते हैं। ध्यान रहेगा क्या? तो ये संथल तो हो नहीं सकते, तो इसलिए तीसरा नहीं होगा एवरीबॉडी। तीसरा नहीं बचा, ए और डी। तो नंदाराज जाट यात्रा देखा जाए तो वो नहीं सेलिब्रेट करते। कौन मनाते हैं, कौन कम्युनिटी? एक कुमाऊं और गढ़वाल में। क्यों? क्योंकि नंदा देवी टेम्पल कहाँ पे है आपको मालूम है, उत्तराखंड में है, इसलिए। और वहां पे गोंड नहीं पाए जाते, तो फिर कहाँ पाए जाते हैं गोंड? मध्य प्रदेश में, है ना। और मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इवन उड़ीसा हो गया, इन सब जगहों पे गोंड कम्युनिटीज पाई जाती है। तो दूसरा भी गलत, तो पहला ही करेक्ट हो जाएगा। चालीहा शाही फेस्टिवल जो है सिंधीज लोग मनाते हैं। बोलो, इतना ध्यान रहेगा क्या आपको? तो देखो ध्यान से एक्सप्लेनेशन क्या, कि चालीहा साहिब फेस्टिवल एक रिलीजियस और कल्चरल फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है सिंधी कम्युनिटी के द्वारा। इतना ध्यान रहेगा। अच्छा, उसके बारे में बाकी डिटेल है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि नंदाराज या जाट यात्रा इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन दी नंदा देवी टेम्पल, जो कि है कहाँ? स्प्रेड अक्रॉस गढ़वाल और कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड। ध्यान रहेगा। नेक्स्ट, तीसरा मैंने बता दिया, वारी वरकारी इज नॉट रिलेटेड टू दी संथल बट टू वरकारीज। वरकारीज क्या होते हैं? एक वैष्णवाइट सेक्ट के लोग होते हैं, कम्युनिटी सेक्ट। ठीक है, इतना ठीक है। अब बोला बंजारा जो है मिडिवल पीरियड में क्या थे? तो एवरीबॉडी ट्रेडर्स थे जो घूम घूम के, है ना, बंजारा मतलब ट्रेडिंग करते थे। एक जगह से खरीदा, दूसरी जगह बेच दिया, ये सारा चीज। देखो ध्यान से, बंजाराज आर हिस्टोरिकली अ नोमाडिक कम्युनिटी migrating from one place to another in search of trade. They are now scattered across various states of India. Their origins are believed to be rooted in Rajasthan, northern India. Banjara people are known by different names in Andhra Pradesh, Lambada और लंबाड़ी, इन कर्नाटका लंबानी। होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, गलती हो जाए माफी हो बड़ी। राजस्थान में ग्वार या फिर ग्वारैया के नाम से भी जाने जाते हैं वो लोग। नेक्स्ट, बोल रहा है कि दो स्टेटमेंट है, करेक्ट हमें बताना है किसके रिगार्डिंग? मिडिवल हिस्ट्री के रिगार्डिंग। पहला, सिद्धार्थ या फिर सितार ऑफ तमिल रीजन वेयर मोनोथिस्टिक। मैंने कहा ना कि बहुत बार, है ना, पूरा इतना लंबा लेक्चर हो जाता है कि बार बार टंग क्लीनर हो जाता है, तो उसके लिए माफी एवरीबॉडी, है ना। एंड कंडेम्ड आइडियोलेट्री, है ना, बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। सिद्धार्थ याद कीजिए, हमने सितार के बारे में पहले भी पढ़ा है। कब? मिडिवल हिस्ट्री वाले कोर्स में पढ़ा, आर्ट एंड कल्चर में भी इवन पढ़ा है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो मोनोस्थिटिक थे, मोनोथिस्टिक। अब ठीक है, गुड। और वो कंडेम करते थे मूर्ति पूजा को। अगला, लिंगयात ऑफ कनाडा रीजन क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ और रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की। बिल्कुल सही है, ये सेम टू सेम स्टेटमेंट हमने किसी और भी क्वेश्चन में पढ़ा है। बोलो एकदम क्लियर। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो सी हो जाएगा एवरीबॉडी। ये सारे स्टेटमेंट को कई बार हमने देखा है, तो आप एक बार देख सकते हो कि चैरिटी टुवर्ड्स मेन और राउंडली कंडेम्ड आइडियोलेट्री, कौन? सित्ता। वहीं पे दूसरा, लिंगियात लेड बाई बसवन्ना। याद कीजिए, बसवन्ना को भी हमने कई बार पढ़ा। चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड पोल्यूशन एट्रीब्यूटेड टू सर्टेन ग्रुप बाई ब्राह्मण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल डायनेस्टी हिस्ट्री एंड एपिक टेल वाज द प्रोफेशन ऑफ हू ऑफ द फॉलोइंग। तो एवरीवन, ये किसका प्रोफेशन था? किसको याद करना, मेमोराइज करना क्रॉनिकल्स? ये मगधा लोगों का काम था। ठीक है, अब उनके बारे में डिटेल ध्यान लेते हैं कि मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल मतलब ऊपर जो भी बोला वही किसका काम था? मगधास का था। अब बाकी लोगों का क्या काम था, वन बाय वन देखते हैं। श्रमनाज देखो, वर दोज प्रैक्टिस एन एस्थेटिक या फिर स्ट्रिक्ट या सेल्फ डिनाइंग लाइफ स्टाइल इन परस्यूट ऑफ स्पिरिचुअल लिबरेशन। दी श्रमनाज मूवमेंट गेव राइज टू जैनिज्म और बुद्धिज्म। वहीं पे परिव्रजका की बात करें तो एन एस्थेटिक ऑफ द फोर्थ रिलीजन ऑर्डर हु हैज रिनाउंस्ड द वर्ड, है ना। अग्रहारिका कौन थे? एक इज अ लैंड ग्रांट टू प्रिस्ट, मतलब कि जो जमीन दे दी जाती थी किसको? प्रिस्ट को। उसको क्या बोलते थे? अग्रहारिका। टर्मिनोलॉजी ध्यान रहे, क्यों? क्योंकि ऐसा टर्मिनोलॉजी पूछ लेता है। याद कीजिए एंशिएंट हिस्ट्री वाला कोर्स, उसमें हमने काफी ऐसे क्वेश्चन देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ, चैत्र of the national calendar based on the Saka era correspond to which one of the following date of the Gregorian calendar in a normal year of 365 day? याद कीजिए, साका इराज में क्या नाम होते हैं मंथ के? चैत्र नहीं, भादवार। एक मिनट रुको, मेरे को भी याद करने दो। फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, कुआर, कार्तिक,
अगहन, पूस, माघ, फागुन, है ना। फागुन मतलब एफ। तो टोटल कितने हो गए एवरीबॉडी? 2, 4, 6, 1, 7, 5, 12। वेरी गुड, 12 के 12 मंथ याद हो गए। अब आपको भी याद होने चाहिए, जैसे मैंने बोला। अगर सुन लिया तो बहुत अच्छी बात है। बैग जाके एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। फिर से कर देता हूँ। क्या है? चैत्र, नहीं नहीं, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, अषाढ़, सावन, भादव, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। अब ध्यान समझो। चैत्र कब से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है 22 मार्च या फिर 21 मार्च से स्टार्ट हो जाता है चैत्र। वो डिपेंड करता है लीप ईयर है कि नहीं, उसके बेसिस पे। बोलो क्लियर है क्या? तो आपको ध्यान रहेगा क्या? 22 या 21 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक चैत चलता है। फिर चैत, भादव, फिर जेठ, नहीं नहीं, कहीं पे गलत हो जाए। चैत के बाद बैसाख है एवरीबॉडी, है ना। तो चैत, बैसाख, जेठ बता ही दिया मैंने, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। होपफुली इसका कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। सारा कुछ मैंने बता दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान में रखना है आपको कि द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन द साका एरा विद चैत्र एज इट्स फर्स्ट मंथ इन नॉर्मल ईयर ऑफ 365 डेज होता है। Adopted from 22 March 1957 along with the Gregorian calendar of the following official purpose। किसके किसके लिए? गैजेट्स ऑफ इंडिया के लिए, है ना। न्यू ब्रॉडकास्ट, ये सारे के सारे लिस्ट है जहां पे यूज किया जाता है। बोलो एकदम क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते कितनी बार देख चुके हैं हम? मुंडका उपनिषद से लिया गया है। एंशिएंट हिस्ट्री में भी देखा था, यहाँ पे भी देख लिया, इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये 3 स्टेटमेंट है, फेमस श्राइन है और उनका लोकेशन है। तो एवरीबॉडी, तो ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान में होना चाहिए कि इसका जो टाबो मोनास्ट्री और टेम्पल कॉम्प्लेक्स है स्पीति वैली में है, और आलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है लद्दाख में है। जबकि ये जो दूसरा बोला, ये जास्कर वैली में नहीं है। ये दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। अब बात आती है कि दूसरा अगर गलत है तो है कहाँ पे, वो देख लेते हैं। देखो, होतसावा या फिर होतखांड टेम्पल एक 12th सेंचुरी टेम्पल है। कहाँ पे? किन्नौर रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, एचपी में, हिमाचल प्रदेश में। बोलो क्लियर है क्या? ओके, फैक्चुअल क्वेश्चन बस ध्यान में रखना है आपको, कौन सा कहाँ पे है लोकेशन वाइज। जियोग्राफी में भी अपन पढ़ते हैं सारा कुछ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन व्हाट इज कलरीपयट्टू? क्या कलरीपयट्टू है एवरीबॉडी? एक एंशिएंट मार्शल आर्ट है जो प्रैक्टिस किया जाता है सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी ये ओरिजिनेट हुआ था आई थिंक केरला में, और अभी भी केरला और तमिलनाडु एरिया में ये यूज किया जाता है। एक बार देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन, सही बोल रहा हूँ कि गलत? तो एक ओरिजिनेटेड इन केरला, ओरिजिनेट हुआ केरला में, बिल्कुल सही है। अ स्टेट ऑन द साउदर्न वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, पता ही है सबको। कलरई पट्टू एक नोन फॉर इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री विद इन इंडियन मार्शल आर्ट एंड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मार्शल आर्ट इन दी वर्ल्ड। ठीक है, बाकी अगर डिटेल जानना है तो आप पढ़ सकते हैं। बस ये ध्यान में रखो कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ और कहाँ पे फॉलो किया जाता था। अगला, रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यन वर प्राइमरली ऑफ, मतलब अर्ली वैदिक आर्यन जो थे वो क्या थे? 4 ऑप्शन। भक्ति, नहीं। इमेज वर्शिप करते थे क्या? नहीं। वर्शिप ऑफ नेचर, बिल्कुल। और यज्ञ करते थे, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा एवरीबॉडी। नेचर को वर्शिप करते थे और यज्ञ करते थे, एकदम क्लियर। ओके, ये देखो, नेचर को कौन कौन सा कौन किस किस चीज को नेचर में वर्शिप करते थे? फायर को, सन को, विंड को, है ना, डॉन को, वाटर, रेन गॉड, इंद्र और अर्थ, इन सबको पूजते थे। परफॉर्मिंग एज नवाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वैदिक ट्रेडिशन। ओके, नेक्स्ट है। आई नो कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा। ठीक है, देखो, ये है 4 स्टेटमेंट, हमें बताना है करेक्ट। तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वेयर इन कॉमन यूज बाय 1st century AD। ठीक है, ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी हैड बिगन बाय द बिगिनिंग ऑफ 3rd century AD। देखो एवरीबॉडी, इसका कहीं पे भी प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा गलत, एलिमिनेशन लगाओ तो दूसरा गलत, दूसरा गलत, बचा 2 ऑप्शन। द कॉन्सेप्ट ऑफ द साइन ऑफ एंगल, याद कीजिए, मैं मैथ का टीचर भी हूँ, है ना, तो इसलिए साइन कॉस याद कीजिए, क्लास 10th में आपने पढ़ा था। ICSE में अगर होगे तो 9th में भी पढ़ाते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन क्या होता है आपको पता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को साइन थीटा बोलते हैं। ठीक है, क्या है? रेशियो है। ओके, तो ये बोल रहा है कि 5th century AD तक पता था, बिल्कुल पता था। कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 7th century तक पता था, ये भी बिल्कुल पता था। पहला, तीसरा, चौथा हो जाएगा एवरीबॉडी, ऑप्शन हो गया सी। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? अरे भाई हाँ है ना, तो ये हो गया आंसर। ठीक, तो किन्होंने बताया था ये सारा कुछ? देखो, आर्यभट्ट साहब ने दिया था साइन कॉस इन सबका रोल, साइन का रोल। बोलो हाँ ना। अच्छा,
इसका भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, किस तरीके से साइन आया, समझ रहे हो क्या। हमारे यहाँ पहले इसको साइन नहीं लिखते थे, कुछ और लिखते थे, और ये पहले गया किसके पास, यूरोपियन के पास गया, फिर उन्होंने ट्रांसलेट किया, अरेबिक ने कुछ और लिखा, समझ रहे हो। नहीं नहीं, पहले इंडिया से अरेबिक गया, अरेबिक से फिर यूरोपियन ने लिया, तो इसका नाम चेंज करते करते अभी आ गया किस पे, साइन पे। वो पूरा पूरा स्टोरी है, अभी बताऊंगा तो ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं, बस ये जानते रहो ऐसा हुआ था। अब आगे, ब्रह्मगुप्त साहब ने डिराइव किया था एरिया ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कब, ये पर्टिकुलर डेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है ट्रेडिशन और ये है स्टेट, ठीक। गट का एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है केरला का, रुक जाओ गलत लग रहा मेरे को, पहले बाकी देख लेते। मधुबनी जो है बिहार का, बिल्कुल। और सिंह खबाज सिंधु दर्शन फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है क्या, बिल्कुल है एवरीबॉडी। तो दूसरा और तीसरा तो पक्का होगा, और पहले का कंफ्यूजन क्यों, क्योंकि गटका जो है आई थिंक ये नॉर्थ इंडिया का, स्पेशली हरियाणा पंजाब साइड का कुछ तो लग रहा मेरे को, है ना। वर्ड मैच करा, कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो दूसरा और तीसरा तो सही है पक्का, तो सी होगा या डी होगा, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो एवरीबॉडी बिल्कुल पहला गलत है, क्यों, क्योंकि पहला जो है गटका एक फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट है एसोसिएटेड प्राइमरली विद द सिख ऑफ पंजाब, देखो मैंने बताया था ना, वहीं पे कनेक्टेड है, तो इसलिए पहला गलत, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा एंड तीसरा सही है, बाकी पहला गलत है, ठीक। आपको पता है मधुबनी बिहार में है और वहां की फेमस पेंटिंग है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बोला मुहम्मद बिन तुगलक इशू अ न्यू गोल्ड क्वाइन विच वाज कॉल्ड दीनार बाय इब्न बतूता, बिल्कुल सही है, ठीक। दीनार जो है, याद कीजिए गुप्ता पीरियड में जो गोल्ड क्वाइन थे उसको भी बोलते थे, तो सिल्वर क्वाइन को क्या बोलते थे, रूपका बोलते थे, कई बार देख चुका है। पहला स्टेटमेंट सही है एवरीबॉडी। मुहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू इशू टोकन करेंसी, बिल्कुल सही बात है। इन गोल्ड क्वाइन, बिल्कुल नहीं, अरे भाई उसके टाइम पे तो गोल्ड की मतलब की प्रीसियस मेटल की कमी हो गई थी, तो थोड़े ना उसमें इशू करेगा, बोलो हाँ ना। तो इसलिए दूसरा सही, दूसरा गलत, पहला सही, एसेशन सही, रीजन सही, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑलरेडी हमने देख लिया है इस क्वेश्चन को, क्यों, एंशिएंट हिस्ट्री में देखा था एवरीबॉडी। तो इशू किया न्यू गोल्ड क्वाइन कब, 1330 में। क्वाइन विच वेटेड 200 ग्रेन वाज कॉल्ड दिनार बाय इब्न बतूता, अ मोरक्कन ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द तुगलक रीजन, पता ही है। रीजन गलत है इसलिए क्योंकि इंट्रोड्यूस्ड टोकन करेंसी सिस्टम ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड और सिल्वर, तो गोल्ड और सिल्वर की उसको कमी थी। और टोकन करेंसी डू नॉट रिलाई ऑन द सप्लाई ऑफ प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड और सिल्वर एंड आर बेस्ड ऑन द ट्रस्ट इन इशूइंग अथॉरिटी। जैसे हमारे पास अभी नोट है ना, तो बताओ नोट की क्या कीमत है, अगर बैकिंग ना हो आरबीआई की, गवर्नमेंट की, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता ना, तो वो चीज है। एवरीबॉडी होपफुली आपको ये लेक्चर पूरा अच्छे से समझ आया होगा, हर चीज बढ़िया से क्लियर होगी, कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी हो तो जस्ट पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है, तो आज के लिए तो पूरी की पूरी पोयम है, तो अगर आपको अच्छा लगता है ये पोयम वगैरह तो रुकिए, अदरवाइज जाइए अगले लेक्चर को कंप्लीट कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मजा आता है इसमें, तो रुक जाइए, क्यों, क्योंकि मैथिली सर गुप्त साहब जो है वो सुनाना चाहते हैं, मतलब उनकी कविता है नर हो न निराश करो मन। चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन मजा नहीं आएगा इस छोटे में, क्योंकि ये बहुत ही लंबी पोयम है। तो एक काम करता हूं, मैं लंबी पोयम ही पढ़ के सुना ही देता हूं आपको, ठीक है। चलो 1 मिनट बस दीजिए मेरे को। नर हो, 1 मिनट आ गया। नर हो न निराश, ओके। नर हो न निराश करो मन को, मैथिली सरल गुप्त। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। नर हो न निराश करो मन को, संभलो की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम स्वत्व सुधारस पान करो, उठ के अमरत्व विधान करो। दव रूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, नित गौरव का निज ध्यान रहे। हम भी कुछ हैं या ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को। नर हो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है या किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं,
कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जान हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, नर हो न निराश करो मन को। करके विधिवाद न खेद करो, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो अधिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, नर हो न निराश करो मन को।